पिछले व्याख्यान में हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको अभी ये बात कही थी कि राजनीति विज्ञान का अगर मोटे तौर पर केंद्र बिंदु देखा जाए तो वह राज्य को ही माना जाता रहा है। यद्यपि आधुनिक युग में राज्य के साथ अन्य तत्व और अन्य संस्थाएं भी जुड़ गई हैं, लेकिन परंपरागत रूप से राज्य अध्ययन का वह केंद्र बिंदु था जिस पर समस्त राजनीतिक विमर्श और राजनीतिक विचारधाराएं केंद्रित थी। परंतु 20वीं शताब्दी तक आते आते ये बात महसूस की जाने लगी कि सिर्फ राज्य के 4 तत्व बता देने से, राज्य के प्रमुख राज्य से जुड़ी हुई विचारधाराओं का ही अध्ययन कर देने मात्र से ही राज्य का अध्ययन नहीं होना चाहिए, नहीं हो जाता, बल्कि इस बात का कोशिश हमें करनी चाहिए कि राजनीतिक प्रणाली या पॉलिटिकल प्रोसेस किस ढंग से काम करता है। या मोटे तौर पर अगर हम सवाल करें कि राजनीति प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, और सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो मैं आपसे जो सवाल करूं कि राजनीति कैसे काम करती है। अब ये मूल प्रश्न है राजनीति विज्ञान का, और आधुनिक युग में ये प्रमुख प्रश्न के रूप में एक सामने आया कि हमें अभी तक ये नहीं बताना है कि राज्य की संस्थाएं क्या हैं, राज्य के तत्व क्या हैं, बल्कि उससे आगे बढ़कर हमें ये बात बतानी है कि राज्य या राजनीतिक प्रक्रिया किस ढंग से काम करती है या राजनीति कैसे काम करती है। अब इसका क्या कोई व्यापक सिद्धांत संभव है? क्या राजनीति सभी देशों में एक जैसे ढंग से ही काम करती है? क्या उसमें कोई भेद होता है तो वो भेद क्या है? तो इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण में एक नया सिद्धांत विकसित हुआ जिसे हम व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और राजनीति विज्ञान में क्योंकि ये विकसित हुआ इसे हम राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत ने ये बात बताने की कोशिश की कि राजनीति किस ढंग से काम करती है या राजनीतिक प्रक्रिया किस ढंग से संपादित की जाती है। अब इसका एक व्यापक सिद्धांत डेविड ईस्टन ने, जो कि राजनीति विज्ञान के विद्वान थे, उन्होंने दिया, और उनके मॉडल को निवेश निर्गत मॉडल या इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत दिया इसी मॉडल पर आधारित या राजनीतिक व्यवस्था को आधार मानकर आमंड और पावेल ने, जिसको संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो सिद्धांत दिया गया, चाहे वो डेविड ईस्टन द्वारा इनपुट आउटपुट मॉडल या निवेश निर्गत मॉडल के माध्यम से, या आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक मॉडल के माध्यम से, स्ट्रक्चर फंक्शनल मॉडल से, इनका उद्देश्य यही था कि ये बात बताना कि राजनीतिक व्यवस्था किस ढंग से काम करती है या राजनीति किस ढंग से काम करती है। क्योंकि इसका संबंध प्रक्रिया से है तो आधुनिक युग से ये जुड़ी हुई है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये पहली बात ये समझना पड़ेगा कि राजनीति किसे कहते हैं और व्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं कि राजनीति हम किसे कहेंगे और व्यवस्था किसे कहेंगे। तो हर वो चीज़, अगर हम व्यवस्था को मोटे तौर पर परिभाषित करना चाहें तो हर वह चीज़ जिसके कई तत्व हैं और वह तत्व आपस में अंतक्रिया करते हैं किसी समान उद्देश्य के लिए, वो चीज़ व्यवस्था कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था के मतलब क्या है कि उसके कई अंग होंगे, वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होंगे और समान उद्देश्य के लिए काम करेंगे। सामान्यतः हर चीज़ व्यवस्था है। अगर हम मानव जीवन में भी देखें तो समाज एक व्यवस्था है, इसके अलग अलग अंग हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। अगर हम भौतिक जगत पर आ जाएं, पेड़ एक व्यवस्था है, इसके अलग अलग अंग हैं, अंतक्रियाशील हैं या और समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। भौतिक विज्ञान में अगर हम आ जाएं तो जितने भी हम यंत्र देखते हैं वो व्यवस्था है। पंखा, कूलर, टीवी, ये सारे व्यवस्था का, क्योंकि इसके अंग हैं अलग अलग और एक दूसरे पर निर्भर हैं और समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं।
तो व्यवस्था हर उस चीज़ को कहा जा सकता है जिसके अंग हैं अलग अलग, आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। इसी रूप में हर समाज की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होती है। उसके अलग अलग सामाजिक व्यवस्था के कई अंग होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी सामान्य उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था सबसे पहले महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी चीज़ें समाज के अंदर ही मौजूद हैं। तो सामाजिक व्यवस्था व्यापक दायरा है, बाकी सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर ही आती हैं। अगर हम समाज विज्ञानों के हिसाब से देखें तो समाज एक बड़ी वृहद इकाई है। राजनीति या राजनीति से जुड़े हुए या सांस्कृतिक समूह जो भी तत्व है वो समाज के अंदर ही मौजूद है। समाज से बाहर तो कुछ भी संभव नहीं है। तो सब कुछ समाज के अंदर ही है, तो सबसे व्यापक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था होगी और उसके कई अंग हैं और वह अंग आपस में क्रियाशील होते हैं, आपस में अंतक्रिया करते हैं और किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत जीव विज्ञान से आया, कि जीव विज्ञानियों का भी ये मानना था कि मानव शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है। जैसे मानव शरीर में कई अंग होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक मूल उद्देश्य या लक्ष्य को अध्यक्ष मानकर काम करते हैं। और मूल लक्ष्य क्या है कि जीवन का सर्वाइव या जीवन को बचाए रखना पूरे मानव शरीर का मूल तत्व है। तो इस रूप में मानव शरीर भी या पशुओं के शरीर भी इस रूप में एक व्यवस्था के रूप में गिने जा सकते हैं। उसी तरह अगर ये चीज़ समाज विज्ञान के संदर्भ में देखी जाए तो समाज विज्ञान में भी सामाजिक व्यवस्था एक व्यापक क्षेत्र है। उसमें सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर आती हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे वह आर्थिक व्यवस्था हो। ये सारी व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था के अंदर ही आती हैं, या बाकी ये सारी सामाजिक व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था की सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। यानी राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था, जो भी समाज में व्यवस्था होगी वो सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था होगी। यानी वह सामाजिक सोशल सिस्टम का सब सिस्टम होगी, उसके अधीन होंगी, उसके अंतर्गत होंगी, क्योंकि समाज के अंतर्गत समाहित है। तो राजनीतिक व्यवस्था भी सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि राजनीति समाज के अंतर्गत रहकर ही क्रियाशील रहती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था, जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कह रहे हैं, वो सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। समाज में अन्य तरह की उपव्यवस्थाएं पाई जा सकती है, जैसे आर्थिक व्यवस्था, परंतु उसका अध्ययन हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो अर्थशास्त्र के अधीन आता है। अध्ययन हमारे अधीन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है, जो सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है या सब सिस्टम है। क्योंकि राजनीति समाज के अंतर्गत ही संचालित होती है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था का दायरा बड़ा है और राजनीतिक व्यवस्था का दायरा छोटा है उसके। लेकिन दूसरी विशेषता क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक सब सिस्टम, जो उपव्यवस्था तो है, उससे छोटी तो है, लेकिन ये संपूर्ण समाज को नियंत्रित करती है। अब राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम तुलना करना चाहें तो हम मानव शरीर में मस्तिष्क के रूप में कर सकते हैं समरूपता। देखें तो मानव शरीर में जो स्थान मस्तिष्क का है, वह स्थान राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक व्यवस्था में है। वे इस तरह कि देखा जाए तो मस्तिष्क शरीर का ही एक भाग है, परंतु मस्तिष्क संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखता है। उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है,
परंतु वह संपूर्ण समाज पर नियंत्रण रखती है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो संपूर्ण समाज पर समान रूप से लागू किए जाते हैं और बाध्यकारी रूप से लागू किए जाते हैं। तो इस रूप में अगर हम समझना चाहें तो राजनीतिक व्यवस्था की तुलना मानव शरीर के मस्तिष्क से की जा सकती है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, संपूर्ण शरीर नहीं है, परंतु मस्तिष्क संपूर्ण शरीर के गतिविधियों, अनुक्रिया, प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है। यही स्थिति राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था कि राजनीतिक व्यवस्था ही निर्धारित करती है कि सामाजिक व्यवस्था किस ढंग से काम करेगी। तो सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था होने के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज को नियंत्रित और नियमित करती है। ये एक अनिवार्य विशेषता है और राजनीतिक व्यवस्था के अलावा ये कार्य दूसरी कोई भी उपव्यवस्था नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही राजनीति निर्धारित करती है। समाज के नियम, कानून, कायदे कौन से वैध हैं, कौन से अवैध माने जाएंगे, वह भी राजनीतिक व्यवस्था ही निर्धारित करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति एक केंद्रीय व्यवस्था की है जो सामाजिक व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका रखती है। इस रूप में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण समाज को नियंत्रित करती है। इसलिए और बाकी सारी व्यवस्थाओं की स्थिति इससे नीचे ही है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ही समाज के स्वरूप को निर्धारित करती है, अर्थव्यवस्था के स्वरूप का, धर्म के नियमन का भी काम करती है। तो ये सारे काम करने के कारण राजनीतिक व्यवस्था को हम समाज का केंद्र बिंदु या मूल तत्व या मुख्य अंग या उपव्यवस्था, महत्वपूर्ण उपव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।